हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट राइजिंग पॉइंट में। तो आज हम लेके आ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज कक्षा 10वीं में बोर्ड कक्षा 2024 में जो सवाल पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं आज आपके लिए, जिसमें सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न कुल मिला के 10 है। उन 10 का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आज हाजिर हुए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया आपके सामने कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तीय 27 है और उसका लघुत्तम समापवर्तीय 162 है। यदि उसमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए एक सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM के। महत्तम समापवर्तीय का मतलब होता है HCF और लघुत्तम समापवर्तीय का मतलब क्या होता है, LCM। यानी दो संख्याएं, एक को मान लेते हैं x और दूसरी को मान लेते हैं y बराबर LCM HCF इंटू LCM। पहली संख्या क्या दे रखी है आपके सामने, 54 दे रखी है। दूसरी को y मान लिया। HCF कितना है 27 और LCM कितना है 162। यहां से 54 का पक्षांतरण करेंगे तो y बराबर आएगा आपके पास 27 इंटू 162 डिवाइडेड बाई 54। 27 को काटेंगे 27 दूना 54, 2 को काटेंगे 8 और एक बार, यानी वो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपके पास, यानी सेकंड संख्या आपके पास होगी 81। है कहीं ऑप्शन में 81? 81 ऑप्शन आपका राइट होगा। यहां पूछा गया आपके सामने कि x² - 2x - 8 के शून्य क्या होंगे। तो इसके क्या करने हैं, आपको फैक्टराइजेशन करने यानी गुणनखंड करने, यानी घटाने पर आपके पास आना चाहिए 2 और गुणा करने पर 1 इंटू 8 यानी कि 8 आना चाहिए। गुणा करने पर आना चाहिए 1 इंटू -8 यानी कि आपके पास आना चाहिए -8 और घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 2 यानी जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 2। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनको घटाने पर आता है 2 और गुणा करने पर आता है 6? तो हाँ, तो देखिए आप देखोगे तो माइनस का 4 और प्लस का 2 गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा और जब इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो देखिए इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x² - 2x - 8 x² - 4x और प्लस का 2x - 8। यहां से देखो कॉमन क्या आ रहा है, x क्या बच गया x - 4। यहां से कॉमन क्या आ रहा है प्लस 2 क्या बच गया x - 4। यहां से बच गया x - 4 और दूसरा बच गया x + 2। अगर आप इन दोनों को 0 के बराबर करोगे x - 4 बराबर 0 यानी x बराबर आएगा 4, x + 2 बराबर 0 यानी x बराबर आएगा आपके पास -2। तो यहां पर -2 और 4 -2 और 4 यानी ये आपके फैक्टर क्या हो जाएंगे, यानी अब ये शून्य हो जाएंगे -2 और 4। तीसरा है यदि पहली संख्या x का दो गुना, यानी पहली संख्या x इसका कितना गुना करना है, दुगुना। जो सवाल में बोला गया उसको कर दीजिए। एक संख्या x है इसका कितना गुना करना है, दुगुना। दूसरी संख्या y इसका 7 गुना यानी 7 से गुना कर दो। पहली संख्या x इसका दुगुना 2 से गुना कर दिया। दूसरी संख्या y इसका 7 गुना 7 से गुना कर दिया। से 5 कम का मतलब हो गया -5 और अधिक है तो +5, यानी कि जो पहली संख्या है उसका दुगुना 2x बराबर 7y - 5। यह कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, वो ऑप्शन राइट है आपके। कहां दिख रहा है आपको, ये रहा है, यानी इस तीसरे का ऑप्शन कौन आ जाएगा, दाया राइट आ जाएगा। हाँ देखिए अगला चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 3 है, यानी a बराबर दे रखा आपके पास 2 और d बराबर दे रखा आपके पास 3, तो उसका nवां पद ज्ञात कीजिए। बोलो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a + n - 1 इंटू d। बोलो a का मान कितना है 2 प्लस
n का मान ज्ञात करना है -1, d का मान बोलो 3, तो ये 2 का 2 हो जाएगा, 3 को n से करेंगे 3n, 3 को 1 से गुणा करेंगे -3, यानी ये हो जाएगा 3n, 3 में से 2 जाएगा 1 माइनस का, क्या है 3n - 1। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी आपके पास आ जाएगा 3n - 1। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। जब भी आपको प्रथम गुणज की बात करें ना, तो ध्यान रखना, जैसे 3 का प्रथम गुणज बोला है तो a बराबर क्या बोलेंगे 3। अगर 7 का प्रथम गुणज बोलता तो भी इसी को 7 मानते, a को। b का मान भी ध्यान रखना, जो a है वही d होगा, यानी कि a का मान भी 3 है, d का मान भी क्या है 3। कितने गुणज ज्ञात करने हैं? 5 गुणज ज्ञात करने हैं, यानी n बराबर क्या रखना है आपको 5 रखना है। तो हमें योग ज्ञात करना है। योग का फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। Sn बराबर n का मान बोलो 5/2, 2a का मान बोलो 3 प्लस n 5 - 1 इंटू डी का मान बोलो 3। 5/2 का 5/2, 3 दूनी हो गया 6, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 3 12, यानी हो जाएगा 5 इंटू 5/2 इंटू 18, 2 से काटेंगे 9 बार और 9 पंजे 45, इसका उत्तर हो जाएगा। 45 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छठा, किसी त्रिभुज, यदि किसी समकोण त्रिभुज में PQ² + QR² बराबर PR², ध्यान रखना ये सेम वही है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। लंब का स्क्वायर, ये आधार और ये आपके कर्ण, ठीक है, सब स्क्वायर। तो अब ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में मेन चीज ध्यान रखना, जब आपको समकोण पूछे तो कर्ण कौन सा उसको ध्यान में देखना। कर्ण ये वाला है, यानी PR आपका क्या है? कर्ण है। PR कर्ण है, P आ गया, R आ गया, इसका मतलब बच कौन गया? Q, यानी जो समकोण पर है वो कौन हो जाएगा? Q हो जाएगा, यानी कोण Q कई ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बिंदु 0,3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? जब आपको x अक्ष से दूरी पूछा जाए तो y वाली बता देना, और y से पूछा जाए तो x वाली बता देना, यानी कि x अक्ष से दूरी पूछी है तो y वाली हो जाएगी, यानी ये x है और ये y है। वैसे निर्देशांक देखा जाए तो ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है, लेकिन जब दूरी पूछा जाए तो उल्टा बताना आपको, x अक्ष से दूरी पूछा है इसका मतलब y वाली बतानी, यानी 3 ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो 2 sin 45 डिग्री 2 cos 45 डिग्री का मान बताना है, बोलो 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, 2 का 2 sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो 2 का 2 हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, √2 को √2 से गुणा करेंगे रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा 2, 2 से 2 गया, कितना आ गया 1, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। हाँ, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 क्वेश्चन हमने कर लिए, 9वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो ये एक वृक्ष है, इस वृक्ष की छाया ये वाली होगी, ठीक है, ये वृक्ष है और ये वृक्ष की क्या है? छाया। अब सुनो, इसने क्या कहा है, इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, इसको या इसको मान लेते हैं h और इसको मान लेते हैं x। क्या कह रहा है कि जो उस वृक्ष की छाया है, छाया कौन सी है? x, वो ऊंचाई की 1/3 गुनी, यानी कि h की 1/√3 गुना है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण x को उधर भेज देते, √3 को उधर ले गए तो x उधर जाएगा, बटा में चला जाएगा, और √3 बटा में इधर जाएगा, गुणा में बटा x, h बटा x, यानी कि लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा, tan थीटा बराबर √3, और tan में √3 का मान किसका होता है? 60 डिग्री का। तो यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है, यानी कि एक वृत्त है और ये वृत्त का व्यास है, इसके सिरों पर जब हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखाएं कैसी होगी? ये स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी है? समांतर। स्पर्श रेखाएं कैसी होती है? समांतर। ध्यान रखना, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है? समांतर होती है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वृत्त की परिधि यदि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। वो कितना दिया हुआ है आपके पास? 176 सेंटीमीटर। 2 का 2, पाई का मान बोलो 22/7 और r बराबर 176। 7 बटा में उधर चला जाएगा गुणा में, यानी 176 इंटू 7 हो जाएगा। दो इधर गुणा में उधर चला जाएगा बट्टा में, 22 भी गुणा में उधर चला जाएगा बट्टा में। काट दो इसको, 2 के पाड़े से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, यानी आ गया 88 इंटू 7 बट्टा 22। वापस 2 के पाड़े से काटेंगे 4 बार, यानी x बराबर हो जाएगा आपके पास 7 चौक 28 सेंटीमीटर, यानी 28 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में 28 सेंटीमीटर दिख रहा है क्या आपको? ऑप्शन में 28 सेंटीमीटर दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि गोले का आयतन 36 पाई है घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? अरे बताओ, गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन का फॉर्मूला बोलो। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। वो कितना दिया हुआ है? 36 पाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 36 पाई। यानी अगर आप इसको काटोगे, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, यानी r क्यूब बराबर आएगा आपके पास 36 इंटू 3/4। 3 बट्टा में था तो चला जाएगा गुणा में, 4 से कटेगा 9 बार, यानी कि r क्यूब बराबर आपके पास आएगा 9 3 27, यानी r बराबर आपके पास आ जाएगा 3, क्योंकि r क्यूब अगर 27 है तो r का मान कितना होगा? 3, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। गोले की त्रिज्या वो हो जाएगी आपके पास 3 सेंटीमीटर। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो ध्यान रखना 11 पूर्ण संख्या कौन सी पूर्ण संख्या होती है? शुरू कहां से? 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 11 पूर्ण संख्या है। इसका हमें माध्य पूछा गया। माध्य का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इनको जोड़ो कितना आएगा? आएगा आपके 10 इंटू 11/2, यानी कि आपके पास आएगा 55। कितना आएगा? इनको जोड़ दो, कितना आएगा आपके पास? 55। 55 में 11 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 5 बार। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि राशियों का इनका योग कितना हो जाएगा? 55 और बट्टा में क्या हो जाएगा? संख्या कितनी? 11। 55 में 11 का भाग कितनी हो जाएगा? 5 बार। इनको जोड़ के देख लेना, 55 और बट्टा में 11। इस बंटन का बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा बार आया होता है, देखो यहाँ सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 3 आया है, इसका बहुलक भी कौन हो जाएगा? 3। यदि PE बराबर 0.5 है, 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी? ध्यान रखना, PE प्लस PE नहीं दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1। अपने को PE कितना दिया हुआ है? 0.05 दिया हुआ है और PE नहीं पूछा है, तो क्या करेंगे? 0.05 उधर भेजेंगे तो आपके पास आ जाएगा PE नहीं, यानी कि 1 माइनस 0.05, यानी आएगा 0.95। ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट आंसर। तो चलिए मिलेंगे, आप आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए